नमस्कार। मैं रंजना कहानियों के संसार से निकाल कर लाई हूँ जयशंकर प्रसाद जी की कहानी चूड़ी वाली। यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी तो पहना गई हो बहू जी, बड़ी अच्छी चूड़ियाँ हैं। सीधे बम्बई से पार्सल मंगाया है। सरकार का हुक्म है, इसीलिए नई चूड़ियाँ आते ही चली आती हूँ। तो जाओ, सरकार को ही पहनाओ, मैं नहीं पहनती। बहू जी जरा देख तो लीजिए, कहती मुस्कुराती हुई ढीठ चूड़ी वाली अपना बक्स खोलने लगती। वह 25 वर्ष की एक गोरी छरहरी स्त्री थी। उसकी कलाई सचमुच चूड़ी पहनाने के लिए ढली थी। पान से लाल पतले पतले ओठ 2-3 वक्राओं में अपना रहस्य छिपाए हुए थे। उन्हें देखने का मन करता। देखने पर उन सलोने अधरों से कुछ बुलवाने का जी चाहता है। बोलने पर हंसाने की इच्छा होती और उसी हंसी में शैशव का अल्हड़पन, यौवन की तरावट और प्रौढ़ की सी गंभीरता बिजली के समान लड़ जाती है। बहू जी को उसकी हंसी बहुत बुरी लगती, पर जब वह पंजों में अच्छी चूड़ी चढ़ाकर संकट में फंसाकर वह हंसते हुए कहती, एक पान मिले बिना यह चूड़ी नहीं चढ़ती, तब बहू जी को क्रोध के साथ हंसी आ जाती और उसी तरल हंसी की तरी लेने में तन्मय हो जाती। कुछ ही दिनों से यह चूड़ी वाली आने लगी है। कभी कभी बिना बुलाए ही चली आती और ऐसे ढंग फैलाती कि बिना सरकार के आए निपटारा न होता। यह बहू जी को असह्य हो जाता। आज उसको चूड़ी फंसाते देख बहू जी झल्ला कर बोली, आजकल दुकान पर ग्राहक कम आते हैं क्या? बहू जी आजकल खरीदने की धुन में हूँ, बेचती हूँ कम। इतना कहकर वह कई दर्जन चूड़ियाँ सजा दी। स्लीपरों के शब्द सुनाई पड़े। बहू जी ने कपड़े संभाले, पर वह ढीठ चूड़ी वाली बालिकाओं के समान सिर टेढ़ा करके यह जर्मनी की है या फ्रांसीसी है या जापानी है कहती जाती। सरकार पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। क्या रोज नई चूड़ियाँ पहनाने के लिए इसे हुक्म मिला है? बहू जी ने गर्व से पूछा। सरकार ने कहा, पहनो तो बुरा क्या है? बुरा तो कुछ नहीं, चूड़ी चढ़ाते हुए कलाई दुखती होगी। चूड़ी वाले ने सिर नीचा किए कनखियों से देखते हुए कहा। एक लहर सी लाली आंखों की ओर से कपोलों को तर करती हुई दौड़ जाती थी। सरकार ने देखा, एक लालसा भरी युवती व्यंग कर रही है। हृदय में हलचल मच गई। घबरा कर बोले, ऐसा है तो न पहने। भगवान करे रोज पहने। चूड़ी वाली आशीर्वाद देने के गंभीर स्वर में प्रौढ़ा के समान बोली। अच्छा तुम अभी जाओ। सरकार और चूड़ी वाली की ओर देखते हुए बहू जी ने झुंझला कर कहा, तो क्या मैं लौट जाऊं? आप तो कहती थी ना कि सरकार को ही पहनाओ, तो जरा उनसे पहनने के लिए कह दीजिए। निकल मेरे यहाँ से, कहते हुए बहू जी की आंखें तिलमिला उठी। सरकार धीरे से निकल गए। अपराधी के समान सिर नीचा किए चूड़ी वाली अपनी चूड़ियाँ बटोर उठी। हृदय की धड़कन में अपनी रहस्यपूर्ण निश्वास छोड़ती हुई चली गई। चूड़ी वाली का नाम था विलासिनी। वह नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की कन्या थी। उसके रूप और संगीत कला की सुख्याति थी। वैभव भी कम न था। विलास और प्रमोद का पर्याप्त संभार मिलने पर भी उसे संतोष न था। हृदय में कोई अभाव खटकता था। वास्तव में उसकी मनोवृत्ति उसके व्यवसाय के प्रतिकूल थी। कुल वधू बनने की अभिलाषा हृदय में और दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय स्वप्न उसकी आंखों में समाया था। स्वच्छंद प्रणय का व्यापार अरुचिकर हो गया, परंतु समाज उससे हिंस्र पशु के समान सशंक था। उससे आश्रय मिलना असंभव जानकर विलासिनी ने छल के द्वारा वही सुख लेना चाहा। यह उसकी सरल आवश्यकता थी, क्योंकि अपने व्यवसाय में उसका प्रेम क्रय करने के लिए बहुत से लोग आते थे, पर विलासिनी अपना हृदय खोलकर किसी से प्रेम न कर सकती थी। उन्हीं दिनों सरकार के रूप, यौवन और चारित्र ने उसे प्रलोभन दिया। नगर के समीप बाबू विजय कृष्ण की अपनी जमींदारी में बड़ी सुंदर अट्टालिका थी। वहीं रहते थे। उनके अनुचर और प्रजा उन्हें सरकार का पुकारती थी। विलासिनी की आंखें विजय कृष्ण पर पड़ गईं। अपना चिर संचित मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कुछ दिनों के लिए चूड़ी वाली बन गई थी। सरकार चूड़ी वाली को जानते हुए भी अनजान बने रहे। अमेरिकी का एक कौतुक था। एक खिलवाड़ समझकर उसके आने जाने में बाधा न देते।
विलासिनी के कलापूर्ण सौंदर्य ने जो कुछ प्रभाव उनके मन पर डाला था, उसके लिए उनके सुरुचिपूर्ण मन ने अच्छा बहाना खोज लिया था। वे सोचते बहू जी का कुलवधू जनोचित सौंदर्य और वैभव की मर्यादा देखकर चूड़ी वाली स्वयं पराजय स्वीकार कर लेगी और अपना निष्फल प्रयत्न छोड़ देगी। तब तक यह एक अच्छा मनोविनोद चल रहा है। चूड़ी वाली अपने कौतूहलपूर्ण कौशल में सफल न हो सकी थी, परंतु बहू जी के आज के दुर्व्यवहार ने प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी और चोट खाकर उसने सरकार को घायल कर दिया। अब सरकार प्रकाश्य रूप में उसके यहाँ आने जाने लगे। विलास रजनी का प्रभात भी चूड़ी वाली के उपवन में कटता। कुल मर्यादा, लोकलाज और जमींदारी सब एक और चूड़ी वाली अकेले। दालान में कुर्सियों पर सरकार और चूड़ी वाली बैठकर रात्रि जागरण का खेद मिटा रहे थे। पास ही अनार का एक वृक्ष था, उसमें फूल खिले थे। एक बहुत ही छोटी काली चिड़िया उन फूलों में चोंच डालकर मकरंद पान करती और कुछ केसर खाती, फिर हृदय विमोहक कलनाद करती हुई उड़ जाती। सरकार बड़ी देर से कौतुक देख रहे थे। बोले, इसे पकड़कर पालतू बनाया जाए तो कैसा? यह फुलसूंगी है, पिंजड़े में जी नहीं सकती। उसे फूलों का प्रदेश ही जिला सकता है, स्वर्ण पिंजर नहीं। उसे खाने के लिए फूलों की केसर का चारा और पीने के लिए मकरंद मदिरा कौन जुटाएगा? पर इसकी सुंदर बोली संगीत कला की चरम सीमा है। वीणा में भी कोई कोई मीड़ ऐसी निकलती होगी। इसे अवश्य पकड़ना चाहिए। जिसमें बाधा नहीं, बंधन नहीं, जिसका सौंदर्य स्वच्छंद है, उस असाधारण प्राकृतिक कला का मूल्य क्या बंधन है? कुरुचि के द्वारा यह कलंकित भले ही हो जाए, परंतु पुरस्कृत नहीं हो सकती। उसे आप पिंजड़े में बंद करके पुरस्कार देंगे या दंड? कहते हुए उसने विजय की एक व्यंग भरी मुस्कान छोड़ी। सरकार की उस वन विहंगम को पकड़ने की लालसा बलवती हो उठी। उन्होंने कहा, जाने भी दो, वह अच्छी कला नहीं जानती। प्रसंग बदल गया। नित्य का साधारण विनोदपूर्ण क्रम चला। चूड़ी वाली अपने अभ्यास के अनुसार समझती कि यदि बहू जी की अपार प्रणय संपत्ति में से कुछ अंश मैं ले लेती हूँ तो हानि क्या? परंतु बहू जी को अपने प्रणय के एकाधिपत्य पर पूर्ण विश्वास था। वह निष्क्रिय प्रतिरोध करने लगी। राजयक्ष्मा के भयानक आक्रमण से वह घुलने लगी और सरकार वन विहंगनी विलासिनी को स्वायत्त करने में दत्तचित्त हुए। रोगी की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी न थी, परंतु एक बड़े मुकदमे में सरकार का उधर सर्व स्वांत हुआ, इधर बहूजी चल बसी। चूड़ी वाली ने समझा कि उसकी पूर्ण विजय हुई, पर बात कुछ दूसरी थी। विजय कृष्ण का वह एक विनोद था। जब सब कुछ चला गया तब विनोद लेकर क्या होगा? एक दिन चूड़ी वाली से छुट्टी मांगी। उसने कहा, कमी किस बात की है? मैं तुम्हारी ही हूँ और सब वैभव भी तुम्हारा है। विजय कृष्ण ने कहा, मैं वेश्या की दी हुई जीविका से पेट पालने में असमर्थ हूँ। चूड़ी वाली विलखने लगी, विनय किया, रोई, गिड़गिड़ाई, पर विजय कृष्ण चले ही गए। वह सोचने लगी कि अपना व्यवसाय और विजय की गृहस्थी बिगाड़ कर जो सुख खरीदा था उसका कोई मूल्य नहीं। मैं कुलवधू होने के उपयुक्त नहीं। क्या समाज के पास इसका कोई प्रतिकार नहीं? इतनी तपस्या और इतना स्वार्थ त्याग व्यर्थ है। परंतु विलासिनी यह न जानती थी कि स्त्री और पुरुष संबंधी समस्त अंतिम निर्णय करने में समाज कितना ही उदार क्यों न हो, दोनों पक्षों को सर्वथा संतुष्ट नहीं कर सका और न कर सकने की आशा है। यह रहस्य सृष्टि को उलझा रखने की कुंजी है। विलासिनी ने बहुत सोच समझकर अपनी दिनचर्या बदल डाली। सरकार से मिली हुई जो कुछ संपत्ति थी उसे बेचकर पास ही के गांव में खेती के लिए भूमि लेकर आदर्श हिंदू गृहस्थ किसी तपस्या करने में अपना बिखरा हुआ मन उसने लगा दिया। उसके कच्चे मकान के पास एक विशाल वट वृक्ष और निर्मल जल का सरोवर था। वहीं बैठकर चूड़ी वाली ने पथिकों की सेवा करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में अच्छी खेती होने लगी और अन्न से उसका घर भरा रहने लगा। भिखारियों को अन्न देकर उन्हें खिला देने में उसे अकथनीय सुख मिलता। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चूड़ी वाली को
सहेली बनाने के लिए यौवन का तीसरा पहर करुणा और शांति को पकड़ लाया। उस पथ से चलने वाले पथिकों को दूर से किसी कला कुशल कंठ की तान सुनाई पड़ती। अब लो नसानी, अब लो नसाए हों। वट वृक्ष के नीचे एक अनाथ बालक नंदू को चना और गुड़ की दुकान चूड़ी वाली ने करा दी है। जिन पथिकों के पास पैसे न होते उनका मूल्य वह स्वयं देकर नंदू की दुकान में घाटा न होने देती और पथिक भी विश्राम किए बिना उस तालाब से न जाता। कुछ दिनों में चूड़ी वाली का तालाब विख्यात हो गया। संध्या हो चली थी। पखेरुओं को बसेरे की ओर लौटने का कोलाहल मचा और वट वृक्ष में चहल पहल हो गई। चूड़ी वाली चरनी के पास खड़ी बैलों को देख रही थी। दालान में दीपक जल रहा था। अंधकार उसके घर और मन में बरजोरी घुस रहा था। कोलाहल शून्य जीवन में भी चूड़ी वाली को शांति मिली ऐसा विश्वास नहीं होता था। पास ही उसका कुत्ता कलुआ दुम हिला रहा था। सुखिया उसके लिए घर में से कुछ खाने को लेकर आई थी, पर कलुआ उधर न देखकर स्वामी से स्नेह जता रहा था। चूड़ी वाली ने हंसते हुए कहा, चल तेरा दुलार हो चुका, जा खा ले। चूड़ी वाली ने मन में सोचा, कंगाल मनुष्य स्नेह के लिए क्यों भीख मांगता है? वह स्वयं नहीं करता, नहीं तो तृण विरुद्ध तथा पशु पक्षी भी तो स्नेह करने के लिए प्रस्तुत हैं। इतने में नंदू ने आकर कहा, माँ, एक बटोही बहुत थका हुआ अभी आया है। भूख के मारे वह जैसे शिथिल हो गया है। तूने क्यों नहीं दे दिया? लेता भी नहीं, कहता है तू बड़ा गरीब लड़का है, तुझसे न लूँगा। चूड़ी वाली वट वृक्ष की ओर चल पड़ी। अंधेरा हो गया था। पथिक जड़ का सहारा लेकर लेटा था। चूड़ी वाले ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप कुछ भोजन कीजिए। तुम कौन हो? पहले की एक वेश्या। छी, मुझे पड़े रहन दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बोलो भी, क्योंकि तुम्हारा व्यवसाय कितने ही सुखी घरों को उजाड़कर शमशान बना देता है। महाराज, हम लोग तो कला के व्यवसायी हैं। यह अपराध कला का मूल्य लगाने वालों की कुरुचि और कुत्सित इच्छा का है। संसार में बहुत से निर्लज्ज स्वार्थपूर्ण व्यवसाय चलते हैं, फिर इसी पर इतना क्रोध क्यों? क्योंकि वह उन सबों में अधम और निकृष्ट है। परंतु वेश्या का व्यवसाय करके भी मैंने एक ही व्यक्ति से प्रेम किया था। मैं और धन नहीं जानती, पर अपने सरकार से जो कुछ भी मुझे मिला उसे मैं लोक सेवा में लगाती हूँ। मेरे तालाब पर कोई भूखा नहीं रहने पाता। मेरी जीविका चाहे जो भी रही हो, मेरे अतिथि धर्म में बाधा न दीजिए। पथिक एक बार ही उठकर बैठ गया और आंख गड़ाकर अंधेरे में देखने लगा। सहसा बोल उठा, चूड़ी वाली? कौन? सरकार? हाँ, तुमने शोक हर लिया। मेरे अपराधजनक तमाम त्याग में पुण्य का विभाग था, यह मैं नहीं जानता। सरकार, मैंने गृहस्थ कुलवधू होने के लिए कठोर तपस्या की है। इन 4 वर्षों में मुझे विश्वास हो गया कि कुलवधू होने में जो महत्व है वह सेवा का है, न कि विलास का। सेवा ही नहीं चूड़ी वाली, उसमें विलास का अनंत यौवन है, क्योंकि केवल स्त्री पुरुष के शारीरिक बंधन में ही वह पर्यवसित नहीं है। बाह्य साधनों के विकृत हो जाने तक ही उसकी सीमा नहीं है। गृहस्थ जीवन के लिए प्रचुर उपकरण प्रस्तुत करता है, इसलिए प्रेय भी है और श्रेय भी है। मुझे विश्वास है कि अब तुम सफल हो जाओगी। मेरी सफलता आपकी कृपा पर है। विश्वास है कि अब आप इतने निर्दयी न होंगे। कहते कहते चूड़ी वाली ने सरकार के पैर पकड़ लिए। सरकार ने भी उसके हाथ पकड़ लिए। धन्यवाद।